हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। देखिए ग्रेविटेशन क्या है। एक्चुअली ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बाय व्हिच एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपको ये बात पता चली कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी अट्रैक्शन फोर्स से। सिंपल अगर आप बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे कि न्यूटन ने एग्जांपल दिया था एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, एक एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है, कारण उसमें एक फोर्स लग रहा है व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरह ये तो बात हुई अर्थ की। अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की, प्लैनेट्स की, तो वो प्लैनेट्स क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के सराउंडिंग। जैसे अर्थ के सराउंडिंग मून रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट और सैटेलाइट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्पेसिफिक फोर्स। इसी कॉन्सेप्ट को बाद में केप्लर ने भी थ्योरराइज किया कि केप्लर ने ये बोला कि कोई भी दो सैटेलाइट है या प्लैनेट है वो एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व करते हैं, एक दूसरे के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन के लिए सबसे पहले न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उस पर हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन इफ टू ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट हैविंग मास m1 and second having mass m2 placed at a distance d, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मास, यानी m1 और m2 के प्रोपोर्शनल होगा, एंड दैट फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, इसे नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अगर आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा हमारे पास, दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये बना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल व्हिच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, अगर वो एक डिस्टेंस d पर पड़े हैं तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर G क्या है, G कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां G क्या हो जाएगा, G है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर है? अब आते हैं इस G पर। इस G की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस G की डेफिनेशन अगर आपको निकालनी है तो क्या बनेगी बच्चे, आपने देखा कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आप d को r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहां से G क्या निकलेगा, F इनटू d स्क्वायर, ये अपॉन में था इस तरफ चला गया मल्टीप्लाई अपॉन m1 m2। ठीक, अगर यूनिट ऑफ G की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, मीटर, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में मास क्या होता है, kg इनटू kg। तो यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि kg की पावर 2 हो गई, ऊपर जाएगा तो माइनस। अगर यूनिट डेफिनेशन की बात करें, इफ फोर्स ले लूं मैं 1 न्यूटन, मास ले लूं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेता हूं 1 मीटर। ठीक, ये सारी वैल्यू अगर यहां पुट करूंगा
तो g क्या आ जाएगा 1 into 1 का स्क्वायर अपॉन 1 into 1 इज इक्वल टू, यहाँ फोर्स आ गया, g इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा हमारे पास। क्लियर कि फोर्स आप 1 न्यूटन मत दो इसमें। तो कहने का मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन दो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ mass 1 kg each placed at a distance of 1 meter, then F is equal to G, means universal gravitation constant is equal to force applied बिटवीन देम। यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg और 1 kg है 1 मीटर की डिस्टेंस पर पड़े हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल G किसके इक्वल हो जाएगा, उस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इसमें। और ये जो यूनिट है इसकी, ये कौन सी यूनिट है, दिस इज नोन एज SI यूनिट। यहां पर क्लियर हो जाओ। अब अगर बात करें फोर्स की, मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास M1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट M2। अब M1 क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं ये फोर्स लगा रहा है F1 और ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा F2। दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट, ये मूव नहीं कर रहे, स्टेशनरी है। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में, उनके बीच में फोर्स लगता ही लगता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं खड़ा हूं और ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स मेरे से इसको लग रहा है उतना ही इस बोर्ड से उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। हम दोनों एक दूसरे पे, मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है कि मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन directly or indirectly I am applying a force on this board and this board also applying a force on me। clear। और वो force क्या है, equal है, that's why equal and opposite है, that's why both we are do not appear in moving condition। कि board जो है वो वही है, मैं जो खड़ा हूँ वो वही हूँ, ठीक है। अब मैं हिल रहा हूँ तो वो अलग तरीके के फोर्स है, बोर्ड के फोर्स से मैं हिल डुल नहीं रहा। क्लियर। तो ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल है और अपोजिट है, that's why both the objects remain constant in their position। अब इस पे एक एग्जांपल की बात करते हैं अपने। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स गिवन आपको, वो फोर्स गिवन है 49 न्यूटन। The gravitation force between two objects is 49 न्यूटन। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में 49 न्यूटन का फोर्स गिवन आपको। हाउ मच डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी डिक्रीज करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ मच डिस्टेंस इज डिक्रीज सो दैट फोर्स between them becomes double। क्लियर कि आप कितनी डिस्टेंस करोगे कि जो फोर्स है वो डबल हो जाए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर। फोर्स कितना गिवन है 49 न्यूटन, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये d1 स्क्वायर आ गया मेरे पास, मैं डिस्टेंस ले लेता हूं इसका d1 स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं इसको। अब सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कितनी कम करे कि फोर्स जो है वो डबल हो जाए। यानी फोर्स का डबल कर दिया 49 into 2 G m1 m2 अपॉन ये d2 का स्क्वायर कर दिया। डिस्टेंस जो है वो अननोन है। क्लियर। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा 49 over 49 into 2 is equal to
d1 स्क्वायर इनटू g m1 m2 इनटू d2 का स्क्वायर। 49 से 49 कैंसिल, g m1 m2 से ये कैंसिल, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। तो क्या होगा, आपको d2 स्क्वायर निकालना है, तो यहां से d2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, d1 स्क्वायर अपॉन में 2 यानी d2 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ d1 स्क्वायर अपॉन 2 यानी d1 अपॉन रूट 2। नई डिस्टेंस पुरानी डिस्टेंस का 1/2 होना चाहिए। क्लियर? इफ न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 1/√2 of old distance, then your force between two objects will be twice of the given force. Clear? अब इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, आपको गिवन है मास ऑफ सन, तो मैं इसे ms से लिखता हूं 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, मास ऑफ अर्थ गिवन है आपको 6 × 10⁻34 kg और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको बताना है फोर्स और g जो है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। तो यहां से फोर्स हमारा क्या होगा, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ सन आ गया हमारे पास 2 × 10⁻30, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻34 अपॉन 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अपॉन 1.5 × 1.5, मैं 10 की पावर को इकट्ठा कर लेता हूं, -11 + 30 + 34 -11 × 22, ये सब। तो इसको क्लियर करने पे हमारे पास आएगा 3.6 × 10⁻22 न्यूटन, इस तरीके से। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल का मतलब क्या है बच्चे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। फ्रीली फॉल मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है वो खड़ा है और वो अचानक गिर जाता है नीचे। ठीक, इस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना लगा, g लगा, इसका मास मान लेते हैं m है, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, mg। क्लियर? इसे कहते हैं फ्री फॉल, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स या अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी ओर, तो वो होगा फ्री फॉल। यहां पर फोर्स क्या लगा, F = mg, और दूसरा फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं जिसको, वो कौन सा है, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में d स्क्वायर। तो दोनों किसकी वैल्यू है, दोनों फोर्स की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर। मास से मास कट जाएगा ऑब्जेक्ट का, तो स्मॉल g किसके इक्वल आ गया, g m e अपॉन d स्क्वायर के। अब लास्ट में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां आके गिर जाएगा अर्थ की सरफेस के ऊपर। क्लियर? तो यहां से अर्थ के सेंटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अब अगर आप स्मॉल g की वैल्यू, आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन, उसमें स्मॉल g की वैल्यू आपने रखी है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आई कैसे, देखिए स्मॉल g, कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है -11, मास ऑफ अर्थ अभी हमने किया 6 × 10⁻34। क्लियर? रेडियस ऑफ अर्थ यहां हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाएगी 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी कि g जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 है वो आई कैसे। क्लियर? अब g का क्या फंडा है, g अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटेशन कम है इसलिए मून पे अलग होगा। हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि मून पे कितना आएगा। अगर मून पे आप निकालना चाहते हो तो मून पे भी फॉर्मूला यही है, चेंज क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून
रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो जी तो फिक्स है 6.67 10 टू पावर -11। मास ऑफ मून हमारे पास होगा 7.4 into 10 to power 22 और रेडियस ऑफ मून 1.75 into 10 to power 6 मीटर का स्क्वायर और ये आ जाएगा बच्चे 1.67। जी मून आ जाएगा मेरे पास 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप रिलेशन निकालना चाहो जी मून और जी अर्थ का, तो जी मून कितना है 1.67, अर्थ कितना है 9.8, तो ये आ जाएगा 1.6, यानी वी कैन राइट जी मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी अर्थ। क्लियर? यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून सरफेस इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल जी है उसका 1/6 होता है मून की सरफेस पर। क्लियर? तो ये है रिलेशन हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों रिलेशन, जी मून और जी अर्थ का, और प्लस में ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का जो रिलेशन है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, रिपीट कर दो। फ्री फॉल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और in the influence of gravity only, then this is called free fall. Next, अगर अपन बात करें g के कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो g do not depend on the mass of body, so bodies of different mass are accelerated towards the earth with the same acceleration. मतलब मास से इसका कोई लेना देना नहीं है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है तो उसके लिए g की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं। कोई लाइट ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे फ्री फॉल हो रहा है तो उसके लिए g की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं। g is always constant for all kind of body with all kind of their mass, कि मास जितना मर्जी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 60 kg का ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उस पे g की वैल्यू कम होगी, या 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उस पे g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल g is always constant for all kind of body with all kind of their masses। सेकंड है g is a vertical quantity क्योंकि ये डायरेक्शनल है। अगर आप डाउनवर्ड बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स अर्थ, तो g क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन आप अर्थ के अपोजिट, जैसे मान लीजिए मैं कोई बॉल थ्रो करता हूं ऊपर की ओर, तो उसके लिए g क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है कि बॉल जैसे उसने शॉट दिया, बैट्समैन ने शॉट दिया, बॉल उड़ते हुए हवा में गया है तो उसके लिए g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन जब हवा से नीचे गिरेगा बॉल तो वो पॉजिटिव हो जाएगा g उसके लिए। यूनिट ऑफ g आपको मैंने बता दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms माइनस से लिख सकते हो। डायरेक्शन हमेशा इसकी टुवर्ड्स होती है। अगर आप अपोजिट जाओगे, आप ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, जैसे रॉकेट जा रहा है स्पेस में, तो फॉर दैट g इज नेगेटिव। क्लियर? अब थ्योरीज बोलती है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ इलिप्टिकल फॉर्म में है, ठीक। और सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और पोल की डिस्टेंस कम है। अब अगर डिस्टेंस बढ़ गई है तो क्या होगा? r डिपेंड करेगा, यानी रेडियस जो है अर्थ की वो अलग-अलग हो गई ना, पोल पे कम हो गई रेडियस और इक्वेटर पे ज्यादा हो गई, तो उस पर क्या इफेक्ट है? देखिए, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ g जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट पर। डिफरेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि अर्थ को हम एज ए इलिप्टिकल लेकर चल रहे हैं। अब आप देखो, अगर इक्वेटर की तरफ लेकर चले हमने तो g इक्वेटर क्या हो जाएगा? g कैपिटल G जो है यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारा जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट रहेगा। आप अर्थ में कहीं भी चले जाओ, मास ऑफ अर्थ का क्या है? कांस्टेंट। लेकिन रेडियस ऑफ इक्वेटर ये चेंज हो गई। इक्वेटर के लिए मैं यहां डिस्टेंस क्या लेकर चल रहा हूं? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पर है यहां पर, तो उसके लिए बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस इक्वेटर का स्क्वायर। सिमिलर पोल पे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पर, तो पोल पे g p लिखूंगा वैसे, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r p का स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। दोनों का रेशियो है gp ओवर ge, तो क्या आ जाएगा? re अपॉन rp का स्क्वायर। मैं ध्यान देना, gp ओवर ge जब आप करोगे तो gp की वैल्यू क्या है? gm अपॉन rp स्क्वायर इनटू gm इनटू re का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल की रेडियस से, re is greater than rp, तो क्या होगा? gp ज्यादा हो जाएगा ge के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? rp जो है कम है तो gp क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बिकॉज़ gp एंड rp आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
और जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एक जब बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्लियर? जी जो है, जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट गिरते गिरते यहाँ सेंटर पे पहुंच गया, अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया, तो उनके बीच की ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हुई? 0 हुई। 0 होते ही क्या हो जाएगा? जी भी 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा है, यानी अब मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर मैक्सिमम लग रहा है जी, कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं मून पे पहुंच गया तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ की अट्रैक्शन से बहुत बार चला गया। क्लियर? ये चीज। चलिए अब अपने बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कि दोनों दिखने में सेम है, दोनों की वैल्यूज आपको मैंने बता दी कि वैल्यूज अलग अलग होती है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, उन डिफरेंस की बात करेंगे। तो अगर पैरामीटर की बात करें, सबसे पहले कैपिटल जी की डेफिनेशन क्या थी कि इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास whose center are placed in unit distance apart। मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg और 1 यूनिट और जिनके सेंटर टू सेंटर यानी उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट लिया हमने। कहने का मतलब m1 और m2 कितना? 1 kg और d भी कितना लिया उनका? 1 kg, सॉरी 1 मीटर लिया हमने। तो जो f है किसके इक्वल हो जाएगा? g के। मतलब कैपिटल G it is equal to the force of attraction between two mass each of 1 kg and distance between them is also 1 meter। तो जो force of attraction between the objects है वो gravitation के इक्वल हो जाएगा। सेकंड स्मॉल g की बात करें, it is uniform acceleration produced in a body when it fall freely under the effect of gravity alone। मतलब कोई भी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर जब वो ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल होती है, मतलब एक बिल्डिंग से या एक पेड़ से अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल पेड़ से बिना किसी फोर्स के नीचे गिर रहा है फ्रीली फॉल, तो उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल g, जिस पे सिर्फ ग्रेविटेशन। यूनिट की बात करें तो कैपिटल G की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास भी आ जाएंगे ना तो भी उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस रहेगी। कि मैं बात करूं ये दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गए तो उनके बीच की डिस्टेंस है अभी भी सेंटर टू सेंटर। दूसरा उनका मास कभी जीरो नहीं होता। अगर मास जीरो हो गया तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो है ही नहीं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये कभी जीरो नहीं होता। दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगा। जबकि g की बात करें, g की यूनिट क्या है स्मॉल g की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने प्रूफ किया था। ये जीरो होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, यानी जब ऑब्जेक्ट घुस गया अर्थ के सेंटर पर तो g क्या हो गया? जीरो हो गया। और लास्ट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया ये डायरेक्शनल है। जब डाउनवर्ड अर्थ पे आ रहा है यानी अर्थ की ओर आ रहा है तो g क्या होगा? प्लस का। लेकिन जब अर्थ से ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, g इज नेगेटिव। क्लियर है? तो ये बेसिक हल्का सा इसमें डिफरेंस है। एग्जाम में पूछ लेता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस और रिलेशन पूछ ले तो आपके पास ये है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और आर क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जैसे बात करें ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये आर हो जाएगी बच्चे। क्लियर? चैप्टर की शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यहाँ d लिखा था। तो वो d बेसिकली है क्या? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d। क्लियर? कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d है। क्लियर? ये चीज। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बिकॉज़ इट इज अप्लाइड ऑन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट नॉट फॉर अर्थ ओनली। या मून ले लीजिए, दो सैटेलाइट है, दो कोई ऑब्जेक्ट है, इवन टू डस्ट पार्टिकल, डस्ट के दो जो पार्टिकल है यानी हल्के हल्के पार्टिकल जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे उनके बीच में भी ये फोर्स अप्लाई हो रहा है कैपिटल जी। और स्मॉल जी अर्थ की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, अर्थ की ओर टुवर्ड्स अर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग है तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन।
व्हिच इज इक्वल टू दिस, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 raised to power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। अब बात करें मास और वेट के बारे में। हाँ जी, तो मास क्या है? मास किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे में टोटल मैटर कितना है, दैट वन इज मास। मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, बिकॉज़ मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सो मास इज आल्सो नोन एज इनर्शियल मास। कहने का मतलब कि मेरी बॉडी में, अगर मान लीजिए साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो मेरी बॉडी में कितना हड्डियां, कितना खून, कितनी स्किन, ये सब मिलाकर जो मैटर है, एक्चुअल मैटर, वो होगा मेरा मास। वेट नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा, आप कभी भी अपना वेट लेने जाते, आप पहली बार तो टर्म में क्या बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं, आप कभी मास मेजर करने जाते ही नहीं कि मेरा वेट 60 केजी है, एग्जांपल ले लें, तो वो वेट है, वो मास नहीं। अमाउंट ऑफ मैटर कितना है उसके बारे में बात करेंगे। अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। क्लियर? मास डजंट डिपेंड ऑन साइज, शेप, स्टेट ऑफ बॉडी। मेरा साइज कैसा है, शेप कैसी है, मेरी स्टेट कैसी है। मान लीजिए वाटर की बात करें तो वाटर की स्टेट कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट ऑफ मैटर कितना है उसमें। मास रिमेन द सेम एट ऑल प्लेस। आप कहीं भी चले जाइए, आपका मास सेम रहेगा। अगर मैं अर्थ पे हूं, मेरा वेट 60 केजी है, तो मून पे मेरा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, 10 केजी हो जाएगा, 1/6 होता है। लेकिन मास जितना अर्थ पे है उतना ही मून पे रहेगा। मास ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। डिपेंड करेगा मास केवल क्वांटिटी ऑफ मैटर पर। मैटर चेंज हुआ, मास भी चेंज हो जाएगा। मैटर कम हुआ, मास कम, मैटर बढ़ गया, मास भी बढ़ गया। तो ये ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के प्रोपोर्शनल है बच्चे। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरा मास 10 है, 10 केजी, तो मेरे पास अगर कोई और आके खड़ा होता है तो मेरे मास में कोई चेंज नहीं होगा। समझे? कि एक गिलास में पानी रख दिया, उस पानी का जो मास है, मान लीजिए उस पानी का मास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम के पास अगर पानी के पास मैं एक कैन भर के दूसरा कैन भर के उसके पास रख दूं तो पानी चेंज कर देगा अपने मास को नहीं। बॉडीज कैसी भी है, उसके पास को है, कोई डिपेंड नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, चेंज नहीं, ये डायरेक्शनल नहीं है, कहने का मतलब नॉन डायरेक्शनल। फिर बात करते हैं वेट की। वेट किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स अर्थ, वो फोर्स क्या है, वो वेट है। मान लीजिए m मास की बॉडी है, उसपे जो फोर्स लग रहा है F, वही उसका क्या होगा, वेट है। और किसी m मास की बॉडी पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना लगता है, g, तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल हुआ, ma या mg के। सो बेसिकली दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। मास अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। तो वेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मास अंडर ग्रेविटी। क्लियर? ये हो जाएगा वेट हमारा। तो फोर्स को यहां पर रिप्लेस कर देता हूं किससे, W से। W इज इक्वल टू mg। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपको पता है g जो है वो डायरेक्शनल है टुवर्ड्स अर्थ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैव डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ। डायरेक्शन इसकी किस पे होगी, अर्थ के पास होगी। वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? आप पोल पे जाओगे तो g क्या है, चेंज हो जाएगा। इक्वेटर पे जाओगे g क्या है, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं किसी पहाड़ पे चढ़ने लगा हूं तो मेरा g क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस से तो ऊपर जा रहा है। अगर अर्थ के सेंटर में घुस गया तो g 0 हो जाएगा और वहां मेरा वेट भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि w इज इक्वल टू क्या है, mg है। अगर g 0 हो गया तो w भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इसमें? अब फिर वही बात, एक रिलेशन आता है कि प्रूव करो वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ आपस में किस तरह रिलेटेड है। तो एक और रिलेशन रहता है हमारे पास, चैप्टर का लास्ट रिलेशन है कि प्रूव दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज, यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। क्लियर है? तो मैं बात करूं वेट की, तो सबसे पहले वेट ऑन अर्थ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेट ले लेते हैं, अर्थ पे क्या होगा, तो W E is equal to G, मास ऑफ अर्थ
और उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m ले लेता हूं और यहां आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास यानी कि re का स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास। फिर वही बात करें वेट ऑन मून की बात करें तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू g मास ऑफ मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m रखूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम रहेगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर। रेशियो ले लेते हैं दोनों का इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट तो मास ऑफ या वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ क्या देगा इस पे g mm into m अपॉन r का स्क्वायर into g मास ऑफ अर्थ re का स्क्वायर। जो करता है उसे काट देंगे हम। मेरे पास बचेगा मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर। अब एक रिलेशन है कि मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के। ठीक। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून के। तो मैं ये सब चीजें इसमें प्लेस करूं क्या आएगा वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन में मास ऑफ अर्थ को चेंज कर दूंगा मैं 100 इनटू मास ऑफ मून से इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिखूं 4 इनटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। क्लियर। मास ऑफ मून से मास ऑफ मून कैंसिल ये आ गया हमारे पास 16/100 इनटू rm का स्क्वायर rm का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से अगर आप इसको काटोगे तो क्या आएगा wm इज इक्वल टू 16 इनटू we/100। क्लियर। यानी कि 0.16 इनटू we और हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप 1 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ये चीज 0.16 आएगा। क्लियर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। क्लियर। अब इस रिलेशन में ये चीजें मैंने लिखी कहां से उसको मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें आई कहां से कि we और इसका 100 टाइम्स कैसे होता है। तो क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो मास सबसे पहले अर्थ का 5.36 into 10⁻24 kg होता है और मून की बात करें तो मून का रहेगा 7.36 into 10⁻22। तो अप्रॉक्सीमेट ये लगभग 100 के इक्वल होता है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 into मास ऑफ मून। अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है यहाँ कंपैरिजन। ठीक है। इक्वल नहीं लगाकर अप्रॉक्सीमेट लगा देते हैं। उसी तरह अगर रेडियस की बात करें मीटर तो रेडियस ऑफ अर्थ 3.67 into 10⁻6 मीटर और इसकी है 1.74 10⁻6। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 into रेडियस ऑफ मून। यहां से ये रिलेशन दिया है। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर जो ये वैल्यूज रखी है वहां मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ पुट करके भी कर सकते थे। आपका आंसर यही आया। क्लियर। कि जैसे हमने किया ना W ऑफ मून निकाला है तो G मास ऑफ मून इनटू ये m भी पड़ा रहता। मास ऑफ मून की जगह मैं लिख देता 7.36 into 10⁻22 into m और रेडियस ऑफ मून की जगह ये रहा 1.74 into 10⁻6 का स्क्वायर। क्लियर। और वेट ऑन अर्थ निकालना है तो G इनटू 5.36 into 10⁻24 into स्मॉल m और इसकी रेडियस आ जाती है 3.67 10⁻6 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करते g से g कैंसिल हो जाता है m से m कैंसिल बाकी सब कैलकुलेशन करके आपके पास वही आता है 1/6 ऑफ वेट ऑन मून। ये चीज क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपके डाउट के लिए मैं सॉल्यूशन क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।